बिजनौर में पुलिस के खौफ से थाने पहुंचा अपराधी। कभी भी अपराध न करने की खाई कसम। हर सप्ताह थाने में उपस्थित होने का भी पुलिस को दिया आश्वासन। दर्जनों मुकदमों में लिप्त है छात्र हिस्ट्री शीटर। देवरिया में मकान खाली कराने को लेकर दो महिलाओं ने युवक को मारा चाकू। युवक की हालत नाजुक। दोनों आरोपी मौके से हुए फरार। पीड़ित की मां ने कहा, कुछ साल पहले मकान दिया था किराए पर। आगरा में एक बार फिर से किसान नेता श्याम सिंह चाहर अनशन पर बैठे। किसानों को नहीं मिला उनका मुआवजा। खतौनी से भी कटे हैं नाम। किसान पिछले 13 सालों से कर रहे हैं आंदोलन। किसान नेता ने कहा, इस बार होगी आर पार की लड़ाई। बिजनौर में प्राथमिक विद्यालय में निकला है जहरीला सांप। खेल रहे बच्चों में मची अफरा तफरी। सांप को पकड़ने के लिए जंगल में छोड़ा गया। वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। सांप पकड़ जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। सहारनपुर में जिलाधिकारी ने कैदियों को बांटे हैं कंबल। शीतलहर से जिला कारागार में बंद कैदियों को बांटे गए कंबल। 500 कंबल वितरित किए गए। हरदोई एसपी ऑफिस के भीतर जमकर मारपीट का मामला। अधिवक्ता के साथ एसपी ऑफिस में जमकर हुई मारपीट। पुलिस की मौजूदगी में जमकर हुआ हंगामा। कन्नौज में 3 शराब तस्कर किए गए गिरफ्तार। 24 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब हुई बरामद। अवैध तमंचे सहित 2 जिंदा कारतूस भी बरामद। सुल्तानपुर में ठंड ने ली है 3 गौवंशों की जान। जिला पंचायत की गौशाला में मृत पाए गए हैं गौवंश। कपकपाती ठंड में गौवंशों को रखा जाता है खुले आसमान के नीचे। अलीगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते आधा दर्जन दबंगों ने पिता पुत्र को जमकर पीटा। गाली गलौज करते हुए मारपीट की। पिता पुत्र की स्थिति नाजुक। बाराबंकी में लकड़ियों से भरे ट्रक में लगी भीषण आग। टायर जाम होने के चलते हुआ था हादसा। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। बाराबंकी में आवारा जानवरों से परेशान ग्रामीण मवेशियों का ठंड से हाल बेहाल। फसलें बर्बाद कर रहे दर्जनों मवेशियों को ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल में बंद कर दिया। फिरोजाबाद में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक तीसरी मंजिल से कूदा। तीसरी मंजिल से गिरते ही मौत। युवक ने कूदने से पहले आसपास के छतों पर भी फेंके थे पत्थर। पथराव के दौरान पड़ोसी हुआ घायल। हरदोई के एसपी ऑफिस में जमकर मारपीट का मामला। वकील और अन्य लोगों ने की है मारपीट। दुष्कर्म के मुकदमे की पैरवी में पहुंचे प्रधान को देखकर भड़के वकील। दबंगों के बुलंद हौसलों की खूब हो रही है चर्चा। आगरा में आईएएस बताकर लाखों का दहेज लेने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। न्यायालय में पेशी के बाद भेजा गया जेल। काशीपुर में बाइक रैली निकालकर चलाया गया है जन जागरूकता अभियान। यातायात सप्ताह के तहत निकाली गई रैली। यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने के दिए गए इंस्ट्रक्शन। इटावा में भट्टे पर काम कर रही बच्ची के साथ रेप का मामला। 2 लोगों ने कोहरे का फायदा उठाकर घटना को दिया अंजाम। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ के बाजार खाला थाना क्षेत्र में बढ़ सक्रियता। चोर ने दिन दहाड़े खुली दुकान में किया हाथ साफ। दुकान में रखे हजारों रुपए की चोरी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। जांच पड़ताल जारी। प्रतापगढ़ में कोहरे के चलते डायल 112 की इनोवा घुसी खाई में। चालक और कांस्टेबल हादसे का शिकार। घायलों को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। जोशीमठ पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं यहां पर खड़ा हूं, पूरी सरकार खड़ी है। आपदा से जो कुछ घटित हुआ उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। इसके साथ उन्होंने लोगों को भरोसा दिया कि हमारा शहर जोशीमठ पूरी तरह से पहली वाली स्थिति में आ जाएगा। जोशीमठ की स्थिति को लेकर सीएम धामी से हमारे ब्यूरो चीफ योगेश राणा ने भी खास बातचीत की है। जोशीमठ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, रात्रि विश्राम भी करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि जोशीमठ में लोगों को पुनर्वास को लेकर एक संशय है। अब आप आए हैं, रात्रि विश्राम भी करेंगे, लोगों से यहाँ मिलेंगे भी, तो ये माना जाए कि अब बहुत सारी चीज़ें हालांकि कंट्रोल में दिख रही है, अब और उस पर बहुत तेज़ी से काम होगा। देखिए, निश्चित रूप से हम पूरी तरह से इस आपदा की घड़ी में, संकट के समय में जोशीमठ के सभी लोगों के साथ खड़े हैं। उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। और इतना ही नहीं, जहां उत्तराखंड की सरकार खड़ी है वहीं हमारे देश की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पूरी तरह से स्वयं यहाँ के लोगों के लिए, जोशीमठ शहर के लिए
उन्होंने अत्यधिक चिंता व्यक्त करी है और स्वयं सारे अपडेट ले रहे हैं। इसलिए मैं जोशीमठ के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पुनर्वास, सहायता और जो जरूरी काम है वो सब यहाँ पर होंगे। अभी फौरी तौर पर अंतरिम रूप में हमने 1.5 लाख रुपए की धनराशि का जो प्रावधान किया है वो केवल उनके आने जाने के लिए, सामान इत्यादि रखने के लिए, सेटलमेंट के लिए किया है। और आगे के रूप में जो बरड़ावत के समय में, बरड़ावत का जो पर्वत पर वहाँ भी आपदा आई थी, उस समय में बहुत ज़्यादा हो गया था कि पूरा उत्तरकाशी शहर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, लेकिन उसका भी ट्रीटमेंट हुआ और आज वो सामान्य स्थिति में है। और केदारनाथ आपदा के समय में भी जो प्रावधान हमने आपदा की सहायता राशि के लिए किया था सरकार ने, उसको हम लोग अडॉप्ट करेंगे। जो सबसे अच्छा रास्ता होगा उसको बनाएंगे और हर प्रकार से हर संभव जो है सहायता देंगे। यहाँ पर लोगों में एक चिंता हो रही है कि जो पुनर्वास को लेकर उनको पुनर्वास के लिए घर कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे, तो इसको लेकर भी कोई कार्य योजना जिस पर काम हो रहा हो, जिस पर कोई प्रारूप तैयार हो रहा हो। देखिए, सभी लोगों से बात करके एक जो यहाँ पर एक समन्वय समिति का गठन यहाँ जिलाधिकारी ने किया है, उसमें सभी लोगों को रखा है, सभी संगठनों के लोगों को रखा है, सभी प्रतिनिधियों को रखा है, सभी प्रकार के राजनीतिक सामाजिक संगठनों के लोगों को रखा है। सबसे वार्ता करके जो सबकी सहमति से जो रास्ता निकलेगा, जो एक सब लोग जिस बात को सुझाएंगे सबकी सहमति से, जो सबसे अच्छा होगा सरकार उस पर काम करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे हैं, रात्रि विश्राम करेंगे और ये माना जा रहा है कि कहीं हाई लेवल की मीटिंग होगी और जो यहाँ पर जो असुरक्षित मकान है उनके प्रभावित है उन लोगों के साथ भी बैठेंगे और जैसा कि कहा कि कुछ समाज के प्रमुख लोगों को जोड़कर और कुछ अन्य लोगों को जोड़कर इसका कोई रास्ता निकाला जाएगा और पुनर्वास के लिए किसी की बात की चिंता की आवश्यकता नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी का कहना है। उनका कहना है कि इसको लेकर समाधान बहुत जल्द पेश किए जाएंगे। और वे जोशीमठ पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं यहां पर खड़ा हूं, पूरी सरकार खड़ी है। आपदा से जो कुछ घटित हुआ उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। इसके साथ उन्होंने लोगों को भरोसा दिया कि हमारा शहर जोशीमठ पूरी तरह से पहली वाली स्थिति में आ जाएगा और हम पुनर्वास के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पर अपडेट ले रहे हैं। लगातार ये बात आ रही है कि सारी बिल्डिंगों को ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। ऐसा कहीं भी नहीं है। जो 2 बिल्डिंगों के बारे में बात आई थी, 2 होटल्स के बारे में, उसी पर बात हुई है और वो भी सबकी जो सहमति बनेगी उसके आधार पर यहाँ का प्रशासन काम करेगा। और इसके साथ साथ जो राहत एवं पुनर्वास की बात है, मुआवजे की बात है, उसके लिए यहाँ पर कमेटी बना दी है। जल्दी वो सब सारे नाम उसमें सम्मिलित कर लिए हैं। जो लोग जिस वर्ग से आते हैं, सभी प्रमुख वर्गों के लोगों को, प्रमुख जो भी प्रतिनिधि हैं, उन सभी को उसमें सम्मिलित करके जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी कि राहत और पुनर्वास ठीक तरीके से हो। ये हमारी प्राथमिकता है। और अभी अंतरिम राहत की घोषणा की है और जल्दी से जल्दी हम चाहेंगे कि सभी तक अंतरिम राहत पहुंच जाए। ये अंतिम राहत नहीं है, ये केवल अभी तात्कालिक रूप से है कि जिससे लोगों को फौरी रूप से मदद मिल पाए, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर आप अचानक सारे कार्यक्रम रद्द करके जोशीमठ पहुंचे हैं, क्या शेड्यूल रहने वाला है? रात को क्या कोई मीटिंग वगैरह? नहीं, मैं आज प्रातःकाल से ही सोच रहा था, चूँकि मेरे अन्य जगह पर भी कार्यक्रम लगे हुए थे, तो ये समय चूँकि मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ मैं जोशीमठ के अपने भाई बहनों के साथ में आऊँ, क्योंकि इस संकट की घड़ी में। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, पूरी सरकार खड़ी है, पूरे उत्तराखंड के लोग खड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमको पूरा आश्वासन है, भरोसा है। उन्होंने पूरी सहायता और लगातार वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे स्थिति यहाँ पर जितना आपदा के कारण से नुकसान हुआ है या जो भी घटित हुआ है वह हो चुका है और आगे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो ठीक हो जाए। और वहीं स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि जोशीमठ को बचाने को लेकर सरकार लगातार लोगों के साथ काम कर रही है। साथ ही जोशीमठ को लेकर कहा कि सरकार को लोगों को मुआवजा देना चाहिए और परेशान लोगों की मदद करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद सभी सरकारों ने विकास के नाम पर विनाश करने का काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को हर हाल में आदि शंकराचार्य की भूमि को बचाना है। सनातन धर्म के ध्वजावाहक आदि जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योतिर्मठ में जिस प्रकार से आजादी के बाद से ही सरकारों ने
विकास के नाम पर वहां पे विनाश करने का काम किया, जिसका परिणाम स्वरूप आज ज्योतिर्मठ के जो स्थानीय निवासी है उनकी आंखों में आंसू है। आज ज्योतिर्मठ अपने अस्तित्व को लेकर के चिंतित है। वहां पे दरारें पड़ रही हैं, वहां पे पानी निकल रहा है। सवाल यह है कि जब 1976 में जब मिश्रा कमेटी बनी और मिश्रा कमेटी ने जब स्पष्ट कर दिया था कि वहां पे बड़ी इमारतें, वहां पे विस्फोट, वहां पे सीमेंट, वहां पे रोड़ी का इस्तेमाल नहीं होगा, उसके बावजूद भी बड़ी बड़ी इमारतें कैसे बन गई। वहां पे बड़े विकास के नाम पे जिस प्रकार से विनाश के रास्ते पे ले जाने का काम ज्योतिर्मठ को किया गया है, निश्चित रूप से उसमें सबकी इस जो प्रकृति और सांस्कृतिक और धर्म का जो वहां पे त्रिवेणी है, उसका कहीं ना कहीं नुकसान करने का पाप किया है आजादी के बाद से जितनी भी सरकारें आई। और वे जोशीमठ आपदा का निरीक्षण कर लौटे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि पूर्व में हुए सर्वे में हमसे गलती हो गई, लेकिन अब हमारा कर्तव्य लोगों को बचाने का है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ कच्चे हैं, ऐसे लगातार ऐसी आपदाएं यहां पर आ रही हैं। जोशीमठ में जो होना था वो हो गया। अब सबसे पहली प्राथमिकता लोगों के पुनर्वास और उनके मुआवजे को लेकर है, जिसमें सरकार गंभीरता से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे राज्य के सर्वे की घोषणा की है, क्योंकि कई जगह से इस तरह की लगातार जानकारियां मिल रही हैं। अभी सरकार का कर्तव्य सबसे पहले लोगों को बचाने का है और इसीलिए पूरा सरकारी सिस्टम लोगों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित जगह शिफ्ट करने में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जोशीमठ आपदा की गंभीरता से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि 613 मकानों में दरारें जो आई थी उन सभी को शिफ्ट कर दिया गया है। नहीं ठीक है, वो आ गई बात, कह दिया ना, सभी लोग कह रहे हैं नहीं लिया सामने। तो एक बात पर कोई एक बोलेगा, कोई दूसरा बोलेगा, चलो माना गलती हो गई, लेकिन रेमेडी क्या है आज? इस समय तो कोई रेमेडी नहीं है। इस समय तो बचाना पहला कर्तव्य है। इसलिए इस समय हर व्यक्ति को बचाना और जोशीमठ को बचाना पहला कर्तव्य हमारी सरकार का है। माननीय प्रधानमंत्री जी जहां की मॉनिटरिंग स्वयं कर रहे हों, जगह जगह की पल पल की खबर ले रहे हों, यहाँ का अंतर्मन यही कह रहा था उत्तराखंड का कि सभी कच्चे पहाड़ों की सर्वे कराएं, और सीधे सीधे हमारी मन की बात जानते हुए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी। और मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने तुरंत जो है वहाँ सर्वे की टीम भेजी है, SDRF की टीम भेजी है, जल संसाधन मंत्रालय की टीम वहाँ पे भेजी है। मुख्यमंत्री जी तुरंत वहाँ गए हैं, मैं भी सीधे वहाँ गया, और सर्वे रिपोर्ट मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आ जाएगी। पूरी सर्वे वहाँ की हो गई है। और वह यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत निवेश लाने के लिए लखनऊ में भव्य रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल हुए विभिन्न राज्यों के निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में, आपको बता दें कि 76,867 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा, और इस दौरान 79 MOU भी इसमें साइन हुए हैं। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल ने कहा है कि उद्यमियों का यूपी में निवेश पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और मेक इन यूपी ब्रांड पूरी दुनिया में छाएगा। 2017 से 2022 उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना, अब सर्वोत्तम प्रदेश। अरे भैया न्यूज आ रहा है, थोड़ा नीचे कर लो भाई। आप देखिए जो माननीय मंत्रीगण के समूह दुनिया के 16 देश और 21 सिटीज में जो दौरे किए, उसमें बड़े पैमाने पर 7 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव हमें मिला। अभी जब घरेलू रोड शो की बात आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उसकी कमान संभाली और मुंबई से उसकी शुरुआत हुई। और वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत में मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें श्रेष्ठता की मानसिकता छोड़नी होगी, और एक बार हमने शासन किया है फिर से शासन करेंगे, इस भावना से उन्हें बाहर आना होगा। हमारे आदरणीय संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा कि मुसलमानों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मुसलमान किससे डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? मुसलमानों को अगर डर होता तो आज इतनी बड़ी पैदावार, भारत भूमि पे जनसंख्या न बढ़ती उनकी।
है ना। मुसलमानों को किस बात का डर, मुसलमान कभी किसी से डरते नहीं हैं। भारत देश में एक आवाज उठ रही है कि शायद मुसलमानों को कोई खतरा है। नहीं, भारत देश में मुसलमानों को कोई भी खतरा नहीं है, और मुसलमानों को क्या, किसी को भी कोई भी खतरा नहीं है। अगर कोई आवाज उठ रही है तो सिर्फ इस बात के लिए उठ रही है कि अपनी शिक्षा व्यवस्था को उत्तीर्ण करिए। अभी क्या हो रहा है कि केवल 3 विषय आप मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको उच्चतम शिक्षा नहीं मिल रही है, इसलिए वो कट्टरपंथी बन रहे हैं। और कट्टरपंथी होने के कारण उनकी जो जीवन शैली है वो अन्य धर्मों के खिलाफ हो जाती है। अगर भारत देश में आप अन्य धर्मों के खिलाफ की शिक्षा देंगे तो वो ठीक नहीं है। आप सभी से प्रार्थना है कि या तो मदरसे में उच्चतम शिक्षा दीजिए या फिर अपने बच्चों को नॉर्मल स्कूलों में पढ़ाइए जैसे हिंदुओं के बच्चे पढ़ते हैं। क्यों भूले हम क्यों भूले, और इनकी बात को क्यों मानकर भूलें। देश का जब संविधान हमें ये कहता है कि सर उठाकर जियो, माइनॉरिटीज के अपने राइट्स हैं, मुसलमान को मुसलमान रहकर अपने इस्लाम का, अपने धर्म का प्रचार करने की भी इजाजत है संविधान में, तो हम क्यों ना बोलें। कौन मना करता है हमें इस बात के लिए कि हम बड़बोलापन ना बोलें। अरे भाई, बादशाह का बेटा तो बादशाह ही होता है। जब हमने 800 साल हुकूमत की है मुसलमानों ने, तो 800 साल का वर्चस्व तो रहेगा ना। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम इसको इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं आपकी तरह, जिस तरह मोहन भागवत कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसको क्यों बनाना है हिंदू राष्ट्र भाई? लोकतंत्र की वजह से, जमहूरियत की वजह से हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, अपने धर्मों पर अमल करते हैं। इसी वजह से पूरे देश में हिंदुस्तान को जाना जाता है और लोकप्रिय है हिंदुस्तान पूरे दुनिया में। अगर ये हिंदू राष्ट्र बन गया तो आप देख लेना क्या हालत होगी आपकी। कोई भी देश जब धर्म के नाम पर बनता है तो उसकी क्या पोजीशन होती है, हमारे सामने बहुत उदाहरण है। पाकिस्तान को देख लीजिए, क्या पोजीशन है आज। आज अपना अस्तित्व बचाने के लिए परेशान है। बांग्लादेश को देख लीजिए। ये सारे उदाहरण हमारे सामने ऐसे हैं। अगर देश के लोगों ने इनको नहीं समझा, आरएसएस वालों को, कि ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे उस वक्त जंग आज़ादी में, देश की आज़ादी में इनका कोई योगदान नहीं है। और वहीं यूपी में फरवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले राजधानी में लखनऊ इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्र के इन्वेस्टर्स इसमें शामिल हुए हैं। और इस दौरान जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने लोगों को लखनऊ में निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी हैं। व्यवसायिक एवं कौशल विकास मंत्री हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जो जितना काम किया है कल जो है इन्वेस्टर समिट के लिए हो रहा है, या जो अभी प्राथमिक जो जिले वाला हुआ है, इसमें क्या क्या यूपी को मिला है अब तक और लखनऊ को क्या क्या मिला है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में, परिश्रम से दुनिया भर के लोग आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी छलांग उत्तर प्रदेश के द्वारा है। पहले की सरकारों में उत्तर प्रदेश में आने लोग डरते थे। यहाँ का भय, खौफ, लूट, उगाही, यानी उत्तर प्रदेश बदनाम प्रदेश था। आज पूरे हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश बना है। तो पूरी दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स और जनपद स्तर पर भी इन्वेस्टर यहाँ पर आ रहे हैं। हमारा विभाग व्यवसाय, शिक्षा, कौशल विकास, उसके द्वारा भी आज इन्वेस्टर समिट हुई है और 5200 करोड़ के MOU यहाँ पर उद्यमियों ने साइन किए हैं, स्वीकृति प्रदान की है। हमारे विभाग के अधिकारियों द्वारा एक बड़ी उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री जी के खाते में ये डालने का काम किया है। और मुख्यमंत्री जिस प्रकार से एक शानदार विजन के साथ उत्तर प्रदेश को प्रगति के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, तो हमारे विभाग की भी उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका है। जितने इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएंगे, जितनी इंडस्ट्री यहाँ पर लगेंगी, उन सब में युवाओं की आवश्यकता पड़ेगी। उनकी भी स्किल मैपिंग करा करके उनको भी हम रोजगार से जोड़ने का और उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको प्रशिक्षित करने का हम काम करें। कितनी संख्या होगी उनकी, अनुमान क्या लगा रहे हैं आप? अभी कोई टोटल नहीं है उसका, समय लगेगा। अभी तो इन्वेस्टर आ ही रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में कि लगातार संख्या बढ़ रही है और उत्साह के साथ उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट। इससे रोजगार कितने लोग मिलेंगे मंत्री जी? एक चीज अभी चलने तो काम को बहुत बड़ी संख्या में
जब इतने इन्वेस्टर्स आएंगे तो रोजगार ही मिलेंगे और अच्छा उत्साह सब लोगों में लगातार है। थैंक यू। तो ये थे कौशल विकास मंत्री और इन्होंने बताया कि सबसे बड़ी बात है यूपी के हजारों लोगों को इससे रोजगार मिलेगा और ये जो इन्वेस्टर समिट हो रही है इससे अभी लगातार प्रस्ताव आ रहे हैं और 52,000 करोड़ के प्रस्ताव अब तक आ चुके हैं, जब इनका लक्ष्य केवल महज 3,000 करोड़ का था। कैमरामैन जो है शिवम के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि जिस पार्टी ने कभी अंग्रेजों भारत छोड़ो कहा था, अब वो भारत जोड़ो का नारा दे रही है और यही हास्यास्पद लगता है। कांग्रेस को खुद आत्मचिंतन करना चाहिए कि जिस पार्टी ने देश पर सबसे अधिक राज किया हो। साथ ही उन्होंने सवाल पूछा कि भारत की अखंडता को किसने तोड़ा है। कांग्रेस लगातार भारत जोड़ो यात्रा की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लगातार अपने आप को गौरवमयी यात्रा बता रहे हैं, लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं और हर जगह कहते हैं कि RSS और भाजपा तोड़ने की बात करती है। तो हमारे साथ प्रोफेसर SP सिंह बघेल लेंगे और जहां कांग्रेस लगातार हमलावर होती है, अब हमारे मंत्री का क्या कहना है, किस तरीके की प्रक्रिया को देखते हैं आप इसको? इतिहास के पन्नों में पढ़ी जाया करेगी आने वाले समय में कांग्रेस बहुत से लोग के रह जाएगी। शुरू में डर लगा था कि राहुल और प्रियंका जब आएंगे तो देश में संजय वाला जमाना, संजय गांधी का जमाना आ जाएगा, इंदिरा गांधी की झलक देखेंगे, लेकिन नहीं। मुझे कहते हुए ये हर्ष हो रहा है कि जो प्रियंका जी दिल्ली छोड़ती थी तो फुर्सतगंज हवाई अड्डे पे जाती थी, अपने भाई और अपनी माँ की लोकसभा की ही जिम्मेदारी उन पे थी और उसको भी वो अमेठी को नहीं बचा पाई और राहुल जी इसका भाग गए, इसलिए केरल जाके चुनाव लड़े। जिस पार्टी ने कभी अंग्रेजों भारत छोड़ो कहा था, अब वो कह रही है कि भारत जोड़ो। तो ये बीच में आत्मसमीक्षा खुद करें कि उन्होंने किस पार्टी ने ज्यादा समय राज किया, किसने भारत की एकता अखंडता कमजोर की है, भाईचारा कमजोर किया है, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ा है, ताना बाना खराब किया है। तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो राहुल गांधी में नेतृत्व के गुण नहीं है, मैं तो उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि वो लंबे समय तक कांग्रेस की सेवा करें, हमारा काम हल्का कर देते हैं। अतिशय जोशीमठ को लेकर लगातार तमाम सवाल उठ रहे हैं। भाजपा कह रही है कि वो कांग्रेस की देन है और कांग्रेस कह रही है कि भाजपा के विकास की देन है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने से बहुत नुकसान होगा। हम बहुत परेशान हैं कि अपने नातियों के लिए जो अभी जन्मे नहीं है उनके लिए सोना चांदी हीरे जवाहरात दुकान मकान प्लॉट, हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम उनको कितनी ग्लोबल वार्मिंग देके जाएंगे, वाटर हार्वेस्टिंग का क्या हाल होगा, ओजोन लेयर का क्या हाल होगा, ग्रीन गैसेस का क्या हाल होगा, क्लाइमेट चेंज का क्या हाल होगा। और कोरोना के समय में हमने देखी ही है कि किस प्रकार से। तो कुल मिला के ये है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं निगरानी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री उसकी निगरानी कर रहे हैं और रिहेबिलिटेशन बहुत जल्दी एकदम कर दिया जाए। जोशीमठ आस्था से जुड़ा हुआ है सर, कितना मानते हैं आप हिंदुओं के प्रभुत्व का सवाल है? राजनीति एक अल्पकालीन धर्म है और धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है। तो ये द्वापर त्रेता का देश है। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहाँ राम ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया, शिव ने अपनी अचिंतन नगरी काशी को यहाँ बनाने का काम किया है। ये बुद्ध की धरती है और देश ये नानक की धरती है। तो प्रधानमंत्री तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करके सारे जमाने को लेकर चलना चाहते हैं। तो धर्म जो है उसका बड़ा महत्व है। ये राम है, कृष्ण है, या ये गुलशन नंदा या प्रेम वाजपेयी या रानू या इब्ने सफी दिए या जेम्स हेनरी चेज या आर्थर कॉनन डॉयल राइटर के पात्र नहीं है। ये सब हुए थे, ये हैं और ये हमेशा रहेंगे। इसलिए किसी को भी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अपने धर्म पर गर्व करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन दूसरे को नीचा दिखाने वाली हमें कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। दूसरों को नीचा दिखाने की कोई हमें हरकत नहीं करनी चाहिए, ये कहना है प्रोफेसर SP सिंह बघेल का। उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस तरीके से जोशीमठ को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री लगातार सभी वर्ग और सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने वाले हैं और इसको लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार खुद निगरानी बनाए हुए हैं। प्रदीप बाबा, जनता टीवी, आगरा।
और वहीं हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 7वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के 18,000 छात्रों को स्नातक की उपाधि दी गई है। दीक्षांत समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी शिरकत की, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह मौसम खराब होने की वजह से दीक्षांत समारोह का हिस्सा नहीं बन सके। ओपन विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव और सभी अपने जितने भी कार्य परिषद के लोग हैं, यहाँ के बच्चे, उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उनका दीक्षांत समारोह हर साल की तरह इस बार भी हो रहा है और हजारों बच्चों को आज डिग्री दी जाएगी। देश का पहला राज्य उत्तराखंड हो गया है कि अब जो डिग्री डिजी लॉकर के माध्यम से भी अब छात्रों को दी जाएंगी। बहुत ही अच्छा प्रयास मुक्त विद्यालय कर रहा है और लगातार आगे बढ़ रहा है। और वहीं विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी होने से धाम के तापमान में भारी गिरावट आ गई। वहीं दूसरी ओर धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य भी इससे प्रभावित हो गए हैं। साल 2023 की पहली बर्फबारी धाम में हो रही है। बर्फबारी होने के बाद धाम में रह रहे मजदूर भी नीचे आने लगे हैं और इसके अलावा द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर और तृतीय केदार तुंगनाथ के साथ ही कौच पर्वत पर विराजमान भगवान कार्तिकेय के धाम में भी बर्फबारी हुई है, जबकि चोपता तुंगनाथ में बर्फबारी होने की खबर सुनते ही सैलानियों ने रुख करना भी शुरू कर दिया है। और वहीं मसूरी में आज आईटीबीपी की पासिंग आउट परेड में 45वां युवा अधिकारियों ने शपथ ली है और भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में 1 साल के कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत 45 अधिकारी, जिनमें से 5 महिला सहायक सेनानी हैं। आईटीबीपी का, जैसे आप लोग जानते हैं, आज हमारा पासिंग आउट परेड था। ये हमारा असिस्टेंट कमांड जनरल ड्यूटी कोर्स जो होता है उसमें उसके 22 अधिकारी थे पास आउट हुए हैं, जिसमें एक महिला अधिकारी भी थे और जियो कॉम्पिटिशन जिसमें कि हमारे अदर देन जीडी जो हमारे स्पेशलाइज कार्डर के ऑफिसर्स होते हैं, जैसे डॉक्टर, वेटनरी ऑफिसर्स, इंजीनियर्स वगैरह, उनका अलग से ट्रेनिंग चलता है 25 हफ्ते का। एक बैच वो था, उसमें 23 अधिकारी थे, जिसमें 4 महिलाएं थी और ये जो जीडी बैच था इसका 50 वीक का ट्रेनिंग था। अच्छा लग रहा है। 1 साल बहुत हार्ड ट्रेनिंग थी, हमने बहुत वेट किया इस दिन का। दूसरे बैच की पीओपी हुई थी तो भी हम देख रहे थे कि हमारा भी कभी दिन आएगा, तो अच्छा लग रहा है।